नमस्कार, आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत है। आज की क्लास में हम यहाँ पे जो 10+2 की वैकेंसी आई है उसमें यहाँ पे आपकी फरिश डहर एक कहानी की गोष्ट शामिल की गई है, जिसमें कि आपको 13 कहानियाँ वहाँ पे पढ़नी है। उसी में से एक कहानी आज की हमारी है हेराइल हंसी, उसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसका मतलब हो जाता है खोई हुई मुस्कान। और यहाँ पे फरिश डहर का मतलब हो जाता है साफ रास्ता। तो इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले जो आज की हमारी कहानी है उसमें हो जाएगा हेराइल हंसी। इसके साथ आज की जो क्लास है वह इंट्रोडक्शन के साथ साथ क्लास भी हो जाएगी। इसमें हम जो फरिश डहर है उसके बारे में जानेंगे, इसे किसने लिखा उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आज के इंट्रोडक्शन के साथ साथ क्लास में भी देख लेंगे। इसके यहाँ पर लेखक पंचम महतो हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे इसकी जो कोर्स है आपको हमारे ऐप पर प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पे आपको इसकी सारी कोर्स के जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। साथ ही साथ उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर्स हैं वो आपको वहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज क्लास की ओर और देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पे यह जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वह 10+2 एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर किसी और एग्ज़ाम में इस सिलेबस को शामिल किया जाता है तो उसके लिए भी यहाँ पे यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज की हमारी जो क्लास हो जाएगी वह क्लास नंबर 1 हो जाएगी। मतलब कि हम इसी तरह से चलेंगे, क्योंकि इसमें 13 कहानियाँ हैं तो यह टोटल 13 क्लासेज में चलेंगी। ठीक है, सबसे पहले फरिश डहर के बारे में जानेंगे तो यह कहानी गोच हो जाएगा, जिसमें कि इसके लेखक यहाँ पे पंचम महतो हो जाएंगे। ठीक है, और पंचम महतो के बारे में सबसे पहले हम थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। इनका जन्म 28 फरवरी 1549 को हुआ था, बसंत पंचमी के दिन। ठीक है, स्थान की बात करें तो माराफारी में हो जाएगा। माता के नाम झूला देवी और पिता का नाम गजाधर महतो, और इनकी रचनाएं फरिश डहर, मनचर्या और ककर नामे लिखव गीत, तो ये सारे इनके बारे में यहाँ पे परिचय के तौर पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगर बात करें इस फरिश डहर के प्रथम प्रकाशन की तो यहाँ पे इसकी प्रथम प्रकाशन खोटा साहित्य संस्कृति पत्रिका बालाडी खोटा कमेटी के द्वारा जो इसका वर्ष था 25 दिसंबर 2001 को इसे प्रकाशित किया गया था। ठीक है, उसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बात करें, जैसे कि द्वितीय प्रकाशन की अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो द्वितीय प्रकाशन इसका यहाँ पे 2021 में इसका द्वितीय प्रकाशन हो जाएगा। कब हो जाएगा? तो 2021 में इसका द्वितीय प्रकाशन यहाँ पे हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे इसका जो प्रकाशन होता है यह झारखंड झरोखा के द्वारा इसे यहाँ पे प्रकाशित किया जाता है। किसके जरिए? तो झारखंड झरोखा के जरिए इसे यहाँ पे प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो टोटल कहानियाँ हो जाएंगी यहाँ पे टोटल 13 कहानियाँ हो जाएंगी, जिसमें कि हेराइल हंसी, उदासी, बुड़ाइल छौआ, कर्मा, दीदी जी, रक्तबारी, डाइन, चटिया, मनान, मनेक बेथा, भूत, पुनिया और दुखा, तो ये यहाँ पे टोटल 13 कहानियाँ हो जाएंगी। उसी साथ इसमें जो भूमिका इसमें लिखी गई है वह यहाँ पे शिवनाथ प्रमाणी के द्वारा यह भूमिका यहाँ पर लिखी गई है, जो कि खोटा साहित्य संस्कृति परिषद के यहाँ पे अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। तो अब हम आते हैं यहाँ पे कहानी पर। ठीक है, कहानी हमारा हो जाएगा हेराइल हंसी, जिसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा खोई हुई मुस्कान। ठीक है, कहानी के मुख्य पात्र यहाँ पे हो जाएंगे बिमल बाबू और उनकी पत्नी नियोती। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे बिमल बाबू ही इस कहानी के मुख्य पात्र होंगे। साथ ही साथ उनके 2 बेटे, जिनका थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र आएगा, तो उनको हम यहाँ पर देखेंगे। बाकी यहाँ पे घर का नौकर रामू और उसकी पत्नी गौरी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लोगों के बारे में जिक्र आएगा, लेकिन हमें बिमल बाबू और रामू पर ज़्यादातर फोकस करना होगा कि रामू से किस तरह से उस घर में खुशियाँ आती हैं। ठीक है, रामू के आने के बाद से उसकी पत्नी आती है, फिर क्या होता आगे, तो इस तरह से उनके चेहरे पर जो खोई हुई मुस्कान है वह लौट आती है। हेराइल हंसी कहानी का सारांश यही है कि इस कहानी में बिमल बाबू की खोई हुई मुस्कान किस तरह से वापस आती है वह बताया गया है। ठीक है, जो पारिवारिक यहाँ पे बिखराव होता है वह किस तरह से सिमट जाता है उसे यहाँ पर बताया गया है। बिमल बाबू के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। मतलब कहानी को मैं इस तरह से लाया हूँ कि प्लॉट वाइज हो गया है, तो इसमें चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। हमको कहानी के जरिए सुनना है। जैसे बचपन में आप नानी के पास बैठकर कहानियाँ सुनते थे तो आपको याद हो जाती थी ना, तो उसी तरह यहाँ पे सारी कहानियों को आपको सुनना है। बिमल बाबू छोटे किसान के बेटे थे जो कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करते थे, जिनका रांची शहर में इंजीनियर के रूप में नौकरी लग जाता है। ठीक है, क्या होता है कि यह बहुत ही छोटे किसान के बेटे थे। ये अपने घर से
कुछ दूर मतलब कि 5 से 6 किलोमीटर दूर जाते थे, वहाँ पे जाकर वहाँ पढ़ाई करते थे। फिर पानी हो या बरसात हो या गर्मी हो धूप हो, कभी भी वह वहाँ से आते जाते थे और वहाँ पे कड़ी मेहनत के साथ परिश्रम के साथ वहाँ पे पढ़ाई करते थे। देन उसके बाद वो इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद उनका नौकरी रांची में लग जाता है। वे ईमानदार थे, लेकिन सिस्टम के कारण उनकी ऊपरी आमदनी भी हो जाती थी। मतलब कि वो तो ईमानदार थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता था कि जो सिस्टम आप सभी जानते हैं कि अगर आप ईमानदार रहेंगे तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, तो आपको सिस्टम के साथ चलना पड़ता है। लेकिन हमें अपने जो व्यक्तित्व है उसे बनाए रखना पड़ता है। रहने के लिए सरकारी बंगला था, गाड़ी, ड्राइवर, सभी चीज़ें थी। उनकी शादी पहले ही हो गई थी। मतलब कि क्या होता था उस समय, तो उस समय वहाँ पे शादी बहुत पहले ही कर दी जाती थी, तो ये बात आपको पता ही होगी। तो इनकी शादी बहुत पहले ही कर दी गई थी, जिसकी वजह से इनके परिवार में कोई भी दिक्कत आगे चलकर नहीं हुई, क्योंकि घर को अच्छे से उनकी पत्नी ने संभाल लिया। इस दौरान उनके 2 बेटे हो जाते हैं, जो पढ़ने में अपने पिता की तरह ही तेज थे, मतलब कि चनफनिया थे, तेज होता है। बड़ा बेटा रांची मिश्रा से इंजीनियरिंग पास करके बाद में उसका पूना में नौकरी लग जाता है। ठीक है, बीआईटी मिश्रा से वहाँ पे इंजीनियरिंग करता है, उसके बाद उसका पूना में जॉब लग जाता है। इसी बीच उसकी शादी भी हो जाती है। पटना शहर के एक बड़े घर में उसकी शादी हो जाती है। वहाँ से उसको दहेज में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जो उसे अपने साथ लेकर वह पूना चल जाता है, अपनी पत्नी के साथ वहीं पर जाकर सेटल हो जाता है। अब बारी आई दूसरे बेटे मतलब कि छोटे बेटे की। तो छोटा बेटा जो था 12वीं पास करते समय आईआईटी पास कर लेता है। ठीक है, क्योंकि आईआईटी फॉर्म अपेयरेंस के टाइम में या फिर उसके बाद में भरा जाता है, तो उस समय वह उसे पास कर लेता है और उसका सिलेक्शन जो अच्छे कॉलेज में होता है, आईआईटी रुड़की, जो कि भारत की पहली यहाँ पे आईआईटी हो जाएगी, तो उसका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है और उसमें वह पढ़ाई करने लगता है। और पढ़ाई के दौरान वहाँ पे जो अमेरिका के कुछ कंपनीज आती हैं, जो कि लास्ट ईयर में सिलेक्शन होता है, तो उस समय वहाँ पे आती है और उसका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है और काफ़ी अच्छा पैसा के साथ, पैकेज के साथ वह कंपनी उसे अपने साथ अमेरिका ले जाती है। और अमेरिका जाने के बाद वह वहाँ पे एक अंग्रेजी लड़की के साथ, मतलब कि गोरी मैम के साथ वह वहाँ पर शादी कर लेता है और वहीं पर वह सेटल हो जाता है। इस बात से उसके माता पिता और जो भी लोग थे वो थोड़े निराश होते हैं, लेकिन इस बात से खुश होते हैं दूसरी ओर कि उनके दोनों बेटे अच्छे से सेटल हो जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि अब हम अपनी ज़िंदगी आराम से काटेंगे। अब दूसरी यहाँ पे टर्न आती है, अब ज़िंदगी की दूसरी मुड़ाव आती है, जहाँ पे इनकी धीरे धीरे जो हंसी होती है, जो मुस्कान होती है, वो खोने लगती है। विमल बाबू के जीवन का खालीपन। ठीक है, इस समय तक विमल बाबू नौकरी से रिटायर हो जाते हैं। रिटायरमेंट समय बहुत पैसा मिलता है, वह पैसा रांची के वीआईपी कॉलोनी में बंगलो बनाते हैं। ठीक है, उस पैसे से क्या करते हैं कि रांची की जो वीआईपी कॉलोनी होती है उसमें वह बंगलो बनाते हैं, जिसमें कि वहाँ पे बड़े जो बंगला होता है उसके चारों तरफ एक बाउंड्री होता है, उसके अंदर यहाँ पे बागान होता है। ठीक है, और एक कोने में सर्वेंट क्वार्टर भी बनवा देते हैं, जिसमें कि अगर कोई उसके घर का नौकर है उसमें काम कर रहा है तो उसी में वह रहेगा। दोनों पत्नी पत्नी वहाँ रहते थे। बोलते हैं कि दुनिया की भाग दौड़ से दूर हम यहाँ शांति से रहेंगे, लेकिन कुछ समय बाद वही घर उन्हें खालीपन से काटने को दौड़ने लगता है। लेकिन वह चीज़ें अब उन्हें अच्छी नहीं लगती। कितनी दिन तक अच्छी लगेगी? हमेशा एक परिवार के साथ रहने वाला लोग अगर कहीं अलग रहने लगे तो वह घर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मकान परिवार से घर बनता है। क्या होता है कि मकान अगर आपने बनाया ईंट बालू छड़ से, वह मकान से बनता है। ठीक है, लेकिन अगर उसे आपको घर बनाना है, एक पारिवारिक रूप से घर बनाना है, तो उसमें आपको सारे सदस्य होने चाहिए, तभी वह घर लगता है। आगे जब हम देखते हैं तो वह अपने बेटे को चिट्ठी लिखते हैं। तो उनकी पत्नी भी बोलती है कि एक बार अपने बेटे को चिट्ठी लिख कर देखिए, शायद वह एक बार आ जाए हमें दिखने के लिए। तो उस चिट्ठी में लिखते हैं कि एक बार आकर देख लो, हम लोगों को पोतों मतलब कि नतियाई, ठीक है, का मुंह देखना है। छोटा बेटा पैसा भेज देता है। क्या करते हैं यहाँ पे, समय के साथ साथ ना अगर आप अपने परिवार से दूर होते जाते हैं ना, लोग कहते हैं कि डिस्टेंस बढ़ने से और ज़्यादा प्यार बढ़ता है। नहीं, डिस्टेंस बढ़ने से और ज़्यादा यहाँ पे दूरियाँ बढ़ती जाती हैं, क्योंकि अगर आप उनसे अटैच नहीं हो पा रहे हैं तो कैसे आप उनके साथ रहिएगा। तो ये सारी चीज़ें मानसिक तौर पे आपको देखने को मिलती है। तो वह वहाँ से उनको कुछ मनी ऑर्डर के तौर पे पैसे भेज देता है। और बड़ा बेटा कहता है कि मेरे काम में छुट्टी नहीं है और बच्चों का स्कूल भी है, तो इसलिए मैं आपसे मिलने वापस नहीं आ सकता हूँ। उनके घर में बचपन से ही रामू नाम का नौकर काम करता था। यह पॉइंट यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है। अब तक वह 21 वर्ष का हो गया था, मतलब कि बचपन से काम करता था और धीरे धीरे अब वह 21 वर्ष का हो चुका था और सारी जिम्मेदारियां बिमल बाबू और उनकी पत्नी नियति की ही थी। उसे बिमल बाबू और नियति अपने बेटे के जैसे मानते थे।
ठीक है। रामू की शादी गौरी नाम की एक लड़की के साथ हो जाती है। उन लोगों को अभी चिंता होने लगती है कि इसकी अब शादी कर दी जाए, तो उन लोगों ने उसकी शादी एक गौरी नाम की लड़की, जो सीधी सादी लड़की होती है गरीब घर की, उससे उसकी यहाँ पे शादी कर दी जाती है। बिमल बाबू बोलते कि आज से तुम लोग सर्वेंट क्वार्टर में नहीं, मेरे यहाँ बंगलों में रहोगे। यहाँ पे बिमल बाबू के द्वारा बोला जाता है कि आज से तुम लोग जो सर्वेंट क्वार्टर बनाया गया है उस घर में नहीं रहोगे, आज से तुम हमारे साथ हमारे बंगलों में रहोगे और हमारे बेटे बनकर रहोगे। वह उनकी सेवा बहू पुतोह मतलब कि पुतोह की तरह करने लगती है। वह भी रामू के जैसे सेवा करता था अपने दोनों मालिक की, उसी तरह से यहाँ पे जो गौरी आई थी वह भी उनकी सेवा अपने पूरे मन के साथ करने लगती है। और जब वो घर में इंटर करती है तो वो बेचारी एक छोटे से घर से, छोटे से गांव से आई हुई थी, तो वह देखकर बहुत ही आश्चर्य होती है और शायद अपने किस्मत को भी थोड़ा थैंक्स बोलती होगी। इस बीच अपने बेटे की याद में नियति बीमार पड़ जाती है। अब माँ तो माँ होती है ना, कैसे भी माँ को तो उतना बड़ा दिल नहीं होता है, बाप तो अपने दिल पर पत्थर रख कर भी सारी बातों को आगे बोल सकता है, लेकिन माँ दिल की बहुत ही मुलायम होती है जो पिघल जाती है। ठीक है, तो उसकी सेवा रामू और गौरी पूरे मन के साथ करने लगते हैं और वह जल्द ही अच्छी हो जाती है। ठीक है, बीमार पड़ती है, लेकिन उसका यहाँ पे डॉक्टर बोलता है, तो डॉक्टर बोलता है कि इनका अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। तो वहाँ पे तो बिमल बाबू अच्छे से उनका तो केयर कर नहीं पाते क्योंकि वो खुद भी उस एज में चले गए थे। तो यहाँ पे उनके द्वारा, रामू और गौरी के द्वारा इनकी सेवा अच्छे से की जाती है। उसके बाद यहाँ पर कुछ महीनों बाद यहाँ पे नियति अच्छे से ठीक हो जाती है। तो बिमल बाबू उसके बाद बीमार पड़ जाते हैं। जैसे ही अब यहाँ पे नियति ठीक हो जाती है, उसके बाद बिमल बाबू वहाँ पे बीमार पड़ जाते हैं। तो उसकी सेवा में भी वे लोग लग जाते हैं और बिमल बाबू ठीक हो जाते हैं और वह अब खाटी मतलब चरपाई से उठकर कुर्सी पर बैठने लगते हैं। ठीक है, बिमल बाबू की खुशी का समय। अब बिमल बाबू के जो वहाँ पे उदासी छा गई थी चेहरे पर, ठीक है, वह धीरे धीरे कैसे वापस आएगी अब हम यहाँ पर देखेंगे। इसी तरह महीनों बीत जाते हैं। गौरी को एक बेटा हुआ। ठीक है, महीनों बीत गए, इसी तरह से वहाँ पे गौरी को एक बेटा हो जाता है। अब उस घर में बच्चे की रोने हंसने की आवाज़ गूंजने लगी, मतलब कि बच्चे की खिलकारियाँ यहाँ पर उस घर में गूंजने लगी, जो को उनको काफ़ी अच्छी लगने लगी। धीरे धीरे और समय बीता और वह तोतला कर मतलब कि थोड़ा सा अंगनाए और गड़बड़ाए, मतलब कि दादा दादा बाबा बाबा बोलने लगा। ठीक है, मतलब कि दादा बाबा इस तरह से बोलने लगा। एक दिन जब बच्चा आंगने में गिर गया तो वह रोने लगता है, तो पास में बैठे बिमल बाबू उसे दौड़ कर उठा लेते हैं और अपने गले से लगा लेते हैं। ठीक है, तो गौरी दौड़कर आती है और कहती है, बाबू इसे छोड़ दीजिए, इसने आपकी धोती को गंदा कर दिया है और यह शैतान हो गया है। बिमल बाबू प्यार से बोलते हैं, नाय रे भोकी, बच्चा भगवान का रूप होता है, फूल के जैसा पवित्र, इसे मेरे साथ खेलने दो। इस बात से बिमल बाबू और नियति के चेहरे पर खोई हुई मुस्कान वापस आ जाती है। मतलब कि घर में जब बच्चे किलकारियाँ देखते हैं और उसके साथ वह खेलने लगते हैं तो धीरे धीरे उनके जो खोई हुई जो मुस्कान है वह वापस आ जाती है उस बच्चे के कारण। तब उनकी बारी आती है, तो वो लोग दोनों एक बार क्या करते हैं कि दोनों चाय पी रहे होते हैं। ठीक है, तो उस समय उन लोगों ने डिस्कस करते हैं कि इन दोनों ने हमारे अपने बेटे से बढ़कर भी इन लोगों ने हमारी सेवा की है, अब हमारी बारी आई है कि इनको पे बैक किया जाए। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं कि अपने वकील को बुलाते हैं और क्या करते हैं कि अपने जो जायदाद का जो संपत्ति का आधा हिस्सा वो अपने धार्मिक ट्रस्ट के नाम कर देते हैं और आधा हिस्सा रामू के नाम कर देते हैं। तो इस कहानी में बताया गया है कि परिवार बिखराव किस तरह से हो जाता है। समय के साथ साथ अगर दूरियां बढ़ती जाती हैं तो परिवार में दूरियां भी बढ़ती जाती हैं। ठीक है, इसलिए आप जब भी आपको अगर बाहर आप रहते हैं कहीं पर भी, तो आप अपने माँ या अपने पिताजी को एक बार कॉल कर बात कर लिया कीजिए। इससे लगता है कि हाँ, हमने जो संस्कार दिए अपने बेटे को वो अभी उसके अंदर है। अब इससे बनने वाला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर देख लेंगे, जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। फरीश डहर कहानी किताबें के लिखवैया के लागत, तो आपके ऑप्शन है श्याम सुंदर महतो, बी संतोष महतो, सी पंचम महतो, डी डॉक्टर बी एन उदार। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, पंचम महतो। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा फरीश डहर कौन रंग में किताबें लागे, तो आपके ऑप्शन है यात्रा वृत्तांत, बी संस्मरण, सी कविता घोष और कहानी घोष। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे कहानी घोष हो जाएगा। 3 नंबर पे हो जाएगा हेराइल हंसी के मुख्य पात्र है, तो आपके ऑप्शन है नियति, बिमल बाबू, रामू और डी इसबे। राइट ऑप्शन बिमल बाबू हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है हेराइल हंसी के कहानी के रामू की लागत, तो ए मालिक, बी बेटा, सी कमियाँ और डी दुकानदार। राइट ऑप्शन
कमियां मतलब कि नौकर उस घर का हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है हिराइल हंसी कहानी के समाजिक कौन समस्या के उठावल गेल है। तो आपके ऑप्शन से पारिवारिक बिखराव, बी प्रेम बिखराव, सी गरीबी और डी बेरोजगारी समस्या। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, पारिवारिक बिखराव को यहाँ पर बताया गया है। साथ ही यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे रंजीत सर के द्वारा झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वह यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पर लाया जा रहा है, तो उसे आप एक बार जरूर फॉलो करें। साथ ही यहाँ पे वीकली जो करंट अफेयर्स है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। अब भी जो नेक्स्ट संडे आने वाले हैं उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट जो एक सप्ताह के बनने वाले जो करंट अफेयर्स है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आप ऐसे भी जानते हो कि जो लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं वो ज़्यादातर करंट अफेयर्स पर फोकस करते हैं, लेकिन उस तरह से फोकस नहीं करते कि जो अपना 1 घंटे समय सिर्फ करंट अफेयर्स में ही बर्बाद करते हैं। करंट अफेयर्स हमें वही चीज़ें पढ़नी है जो कि एग्जाम में पूछे, तो इसी बेसिस पे मैं यहाँ पे वीकली करंट अफेयर्स लाता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे जो अभी मैंने पढ़ाई वह इसका यहाँ पे सिलेबस हो जाएगा, उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपको 249 पे आपको यहाँ पे कोर्स प्रोवाइड की जा रही है, तो उसे भी आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ 349 में आपको जियोग्राफी के हैंड रिटेन नोट्स आपके घर तक प्रोवाइड की जा रही है, तो उसे आप परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी इसकी सेकेंड क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।